बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जिसमें बहुत से फैसले किए गए और आइंदा की हिकमत अमली मुरतब की गई है, जिसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन फैसलों के हवाले से अवाम को ब्रीफ किया है और आइंदा की स्ट्रेटजी बयान की है, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात हों और उसके जरिए जो हुकूमत वजूद में आए वही जमहूरी हुकूमत होगी। हम जमहूरियत और जमहूरियत के फरोग के लिए कोशां हैं। 27 फरवरी के बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया है और उनका यह कहना था कि लॉन्ग मार्च का आगाज होगा तो फिर उसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान तक फैलाया जाएगा। इसी लॉन्ग मार्च और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी के हवाले से राना मोहम्मद अजीम साहब कुछ दिन पहले क्या कह चुके हैं वो मुलाहिजा कीजिए। उसके लिए उन्होंने अपनी साफबंदी की है और मैं आप तो और वो क्या हो सकता है? देखिए, वो होगा हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का। अब आसफ अली जरदारी साहब के जुम्मे ये है, अगर आप असल खबर लेना चाहते हैं, उसके जुम्मे ये है कि जनाब 23 मार्च का जो मार्च है ना, महंगाई मार्च, उससे पहले आप ऐसी फजा बना दें कि लोगों को पीडीएम भूल जाए। नाज़रीन, ये राना मोहम्मद अजीम साहब की 1.5 हफ्ता पहले की खबर है। अब आज की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम का ये मुतालबा है कि हम इस हुकूमत से उनको निजात दें। उनका मुतालबा है कि साफ व शफाफ इंतखाबात जल्द से जल्द किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मार्च इस हुकूमत के खिलाफ कराची से लेके इस्लामाबाद तक 27 फरवरी को मज़ार कायद से शुरू होगा और हम इस्लामाबाद हर सूरत में, हर हालत में पहुंचेंगे। राना साहब, वो जो पीडीएम का लॉन्ग मार्च था, जो मार्च में शुरू होना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरवरी के आखिर में वो मार्च शुरू करके क्या उनके मार्च पे पानी फेरना चाहती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर, देखें, ऐलान आज हुआ। हमने अपने प्रोग्राम में 1.5 हफ्ता पहले ही ये बात कह दी थी कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च से पहले लॉन्ग मार्च करेगी और ऐसी फजा बनाएगी कि नजर आएगा कि सिर्फ अपोजिशन है ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखें, अब लड़ाई क्या शुरू है, और मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि अब लड़ाई शुरू होगी अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन, और उससे फ़ायदा होगा हुकूमत को। मौलाना साहब का ऐलान 23 मार्च को धरना, 23 मार्च को मार्च, पूरे पाकिस्तान से लाखों लोग वहाँ पहुँचेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को निकलती है कराची से इस्लामाबाद पहुँचने के लिए। चले, मैं आगे भी आपको बता देता हूँ। ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे कमोबेश 3 से 4 रोज में। यासर साहब, 3 से 4 रोज में ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस दौरानिया में मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ जलसे होंगे। ये हर शहर में एक जलसा करेंगे, अपनी इलेक्शन कैंपेन करेंगे। उसके बाद लाहौर से फिर इस्लामाबाद, और फिर इस्लामाबाद में जाकर एक बड़ा एहतजाजी मार्च होगा। ये है पीपल्स पार्टी की पूरी हिकमत अमली। अब उस एक बड़े एहतजाजी मार्च के बाद चाहे कोई उससे 300 गुना बड़ा एहतजाजी मार्च कर ले, उसकी वैल्यू नहीं होगी। हमेशा सियासत का असूल है, जो पहले आया, पहले खेला, पहली इनिंग्स खेली, अच्छा खेला, लोग उसको याद रखते हैं। जो बाद में आता है, लोग उसे पंजाबी में जैसे हम कहते हैं ना, रेलू कट्टा, जैसे क्रिकेट में या किसी, वो होता है। तो यार सर, ये प्लानिंग थी बड़ी बेहतरीन पीपल्स पार्टी की। हमने 1.5 हफ्ता पहले इस प्लानिंग को बेनकाब कर दिया था। मेरे सोर्स ने मुझे बता दिया था कि ये मामला होने वाला है, इस तरीके से ये सब कुछ करेंगे, और इसके लिए उनकी पूरी तैयारी मौजूद है, उनकी हिकमत अमली मौजूद है। उसी हिकमत अमली के तहत, उसी तैयारी के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। अब आगे आप आ जाएँ कि आखिरकार पीपल्स पार्टी क्यों लॉन्ग मार्च करना चाह रही है। पीपल्स पार्टी जो लॉन्ग मार्च कर रही है, वो आखिरकार कराची से ही क्यों कर रही है, अपने सूबे से। पीपल्स पार्टी केपीके से क्यों नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान से क्यों नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी पंजाब से क्यों नहीं कर रही। भाई, उनको यकीन ये है कि जब हम सिंध से निकलेंगे
तो उन वहाँ पर उनके पास क्राउड मौजूद है, उनके पास अवामी ताकत मौजूद है, उनके पास वहाँ पे उनकी सरकारी मशीनरी मौजूद है। वहाँ से ये जब निकलेंगे तो इनके साथ बेइंतहा लोग होंगे, क्योंकि जब मार्च शुरू होता है और उसकी जो पहली झलक होती है वो झलक ही बता देती है कि इस मार्च की मंजिल तक पहुँचने तक क्या पोजीशन होगी। अब वहाँ से जब ये निकलेंगे, अगर फर्ज कर लें वहाँ से लाओ लश्कर लेकर ये निकलते हैं और इस्लामाबाद पहुँचने तक वो लाओ लश्कर काफिला रह जाता है छोटा सा, फिर क्या बनेगा? हो सकता है, चलें अब आप पता नहीं क्यों मुझसे वो चीज़ पूछना चाहते हैं, हो सकता है ये इस्लामाबाद तक पहुँचे ही ना, हो सकता है बहुत सी यकीन दहानी इनको इस्लामाबाद पहुँचने से पहले तक हो जाए, और हो सकता है, चले एक और खबर मैं आपको दे देता हूँ। पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा लश्कर जो है सादकाबाद तक इनके साथ होगा, और उसके बाद एक बहुत बड़ा लश्कर इनके अपने मुताबिक वो केपीके से, सिंध से ऑलरेडी पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद होगा। इस्लामाबाद में किसके डेरे में कितने लोग ठहरेंगे, किसके होटल में कितने लोग होंगे, किसके फार्म हाउस पर कितने लोग मौजूद होंगे, कौन किस वक्त कहाँ से आएगा, ये सब कुछ तय और मैनेज हो चुका है। अक्सरियत जो है वो सिंध से होगी, वो आके पहले ठहर जाती है, इस्लामाबाद आके माहौल पैदा कर देती है, ये सब कुछ होगा। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, ये भी एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हो सकता है हुकूमत की तरफ से भी इन्हें कोई बड़ी अच्छी अवामी सपोर्ट मिल जाए, सिर्फ इसलिए कि इनका बड़ा जलसा होने से मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून जो है उनकी कमर टूटेगी और फिर उनका जोर टूट जाएगा। और जब ऐसे हालात होते हैं तो दुश्मन भी जो है अपनी कमक भेज देता है ताकि कम से कम किसी एक को कमक भेज देता है ताकि किसी एक को फ़ायदा मिले और इस फ़ायदे से किसी बड़े दुश्मन को नुकसान। राणा साहब, अगर दोनों तरफ का तकाबुली जायज़ा लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे का, इन दोनों के अगर हम मार्च के हवाले से एक तारीख देखें और इंतज़ामी तौर पे इंतज़ामात देखें, तो दोनों में से मुनज़्ज़म आपको कौन लगता है कि जो कारकुन शुरू से चले और आखिर तक साथ दे? देखें, मुनज़्ज़म जो है ना, वो आप देखेंगे तो वो जमीयत उलमा इस्लाम है, कोई इसमें दूसरी राय नहीं, कोई तीसरी राय नहीं। लेकिन अगर आप इस मार्च को देखेंगे तो इस मार्च को जो बिलावल भुट्टो सरदारी ने अनाउंस किया है, इसकी तैयारी काफ़ी अरसे से जारी थी। मैंने अगर 1.5 हफ्ता पहले इस बात का हमने इंकिशाफ कर दिया था, तो इसका आप अंदाज़ा लगा लें कब से ये तैयारी जारी थी। मार्चों में अब मुनज़्ज़मपन सब कुछ होगा। आप ज़हन में रखिएगा, इनके मार्च में ख़वातीन भी होंगी, इनके मार्च में डांस और भंगड़ा भी होगा, इनके मार्च में हर वो शुगल होगा जिससे लोगों की तवज्जो होती है। मौलाना साहब का मार्च किसी और टाइप का होगा। इसलिए बात यह है बड़ा क्लियर कि ये जो आ रहे हैं वहाँ से, ये जो मार्च लेके वहाँ से आ रहे हैं, इनको अब किसी और का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी सियासी जमात किस जगह पर इनको आगे ज्वाइन करती है। जबकि मौलाना साहब जो है उनके लिए ये प्रॉब्लम होगी कि क्या मुस्लिम लीग नून वादे के मुताबिक सारे इंतजाम करती है, क्या मुस्लिम लीग नून वादे के मुताबिक सब कुछ करती है। याद करें, मैंने कल आपको एक बात कही थी कि -2 का फार्मूला शुरू हो गया है सियासत के अंदर, मैं इक़्तिदार के अंदर नहीं कह रहा, कि शहबाज शरीफ और बिलावल दोनों ये चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और मरियम ये माइनस हो, और उस माइनस फार्मूले पे काम शुरू हो गया है। एक तरफ बिलावल आएगा, बिलावल वहाँ पे एहतजाज करेगा। चले मैं आपको एक और बड़ा इस पर बता देता हूँ, जब बिलावल वहाँ पहुँचेगा तो इस्लामाबाद पहुँचने से पहले पहले शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा जाएगा कि हम इस मार्च की भी हमायत करते हैं, क्योंकि ये मार्च भी महंगाई के हुकूमत के ख़िलाफ़ है, हम इसकी हमायत का ऐलान करते हैं। मान ली मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि हम सियासत में कच्ची गोलियां नहीं खेलते, तो फिर इस सारी हिकमत अमली के बाद और इस अनाउंसमेंट के बाद मौलाना की हिकमत अमली क्या देख रहे हैं? मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो कच्ची गोलियां नहीं खेलते। एक गोली अच्छी खेली थी तो उनको KPK में कुछ मिल गया ना। अब मौलाना साहब समझें कि हर एक शॉट पे छक्का ही होना है या हर एक शॉट पे चौका ही होना है, ऐसा नहीं है। किसी शॉट पे सिंगल होती है और किसी शॉट पे बॉल बीट हो जाती है, और कई ऐसी शॉट्स होती हैं जो लगाने आप जाते हैं और कैच आउट हो जाते हैं। तो मौलाना साहब आपकी इस बात से पता क्या लग रहा है, इस वक्त गोली खेलने की ज़रूरत नहीं है, ब्लड प्रेशर की गोली खाने की ज़रूरत है। खाने की ज़रूरत नहीं। आज मैं आपको एक और बता दूँ बात। अभी जब मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले मेरी किसी ज़िम्मेदार शख्स से बात हो रही थी, किसी सियासी जमात के,
तो मैंने कहा भाई पंजाब में भी बिलावल साहब आ रहे हैं, बजरिया लाहौर जाना उन्होंने, जीटी रोड से जाना है, तो क्या करेंगे? तो पता उन्होंने उनमें से एक शख्स ने क्या कहा? उस शख्स ने कहा जी भाई एक जनाजा निकलता है हुकूमत का, सियासी जनाजा, और एक सियासी जनाजा निकलता है सियासी हरीफ का। उसने कहा ये पहली दफ़ा होगा कि दो सियासी जनाजे जो हैं उनकी तैयारी हो रही है। अब ये नहीं पता कि पहले कौन सा जनाजा निकलना है। मैंने कहा दो सियासी जनाजे कौन से? उसने कहा जी एक हुकूमत का सियासी जनाजा है और एक अपोजिशन का जो दूसरा विंग है था उसका। तो मैंने कहा आपको नज़र क्या आ रहा है? कहता नज़र मुझे ये आ रहा है कि जो हुकूमत का इन्होंने सियासी जनाजा निकालना था वो तंदुरुस्त हो गए, ठीक हो गए हैं, अब अपोजिशन के सियासी जनाजा निकलना है। अब अगर अब मुत्तहिदा अपोजिशन ऐलान करती है जी हम बिलावल के एहतजाजी मार्च में शामिल होते हैं, तो फिर साबित हो जाएगा कि मौलाना साहब ज़ीरो और बिलावल हीरो। और अगर ये ऐलान नहीं करते तो फिर इनका मुकाबला होगा आपस में। जो आपस में मुकाबला होगा जनाब, उसमें फिर लग पता जाएगा कि कौन कहाँ से कितने लोग लाता है। ये आप इम्तिहान, यासर आपको एक मज़े वाली बात बताऊँ, अब ये इम्तिहान जो है ना हुकूमत का नहीं है, अब दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों का इम्तिहान है कि कौन कितने लोग लेकर आता है। हुकूमत तो इसमें इंजॉय करेगी, हुकूमत तो खुश होगी। चले, जब आप हुकूमत का तज़किरा कर रहे हैं, फिर दो बड़े मार्चेस का ऐलान हुआ है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरा पीडीएम का। इसके मद्दे मुकाबल हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या खामोशी से बैठे ही रहेंगे और तकते रहेंगे अपोजिशन से महाजर आई, या फिर इकदाम भी कुछ उठाए जाएंगे जिस तरह माजी में शेख रशीद साहब भी कह चुके हैं? हुकूमत जो है जी, एक तो बिलावल के मार्च को नहीं रोका जाएगा। बिलावल भुट्टो साहब जो है उनके मार्च को बिल्कुल आने की इजाज़त होगी। उनके मार्च को हुकूमत पूरा इंजॉय करेगी। हुकूमत के खिलाफ तकारीर हो, हुकूमत के खिलाफ जो मर्जी हो, सब कुछ होगा। हुकूमत अगर किसी मार्च को इस्लामाबाद दाखिले से रोकने की कोशिश करेगी, या मैं ये नहीं कह रहा बजरिया ताकत बिल्कुल नहीं करेंगे, वो आईनी कानूनी रास्ता रखेंगे। हो सकता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन दायर हो जाए किसी आम आदमी की तरफ से, हो सकता है लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हो जाए कि 23 मार्च कौमी दिन है, वहाँ पे इंटरनेशनल तौर पे लोग वहाँ पे आते हैं, तमाम गैर मुल्की सफ़रा उस परेड में शिरकत करते हैं, तो इस दिन पे जो है इनको रोका जाए, ये जलसे जुलूस की इजाज़त ना दी जाए। अब अंदर की आपने बात आखिरकार मुझसे पूछ ही ली है, तो हुकूमत की यही हिकमत अमली है, हुकूमत इस हिकमत अमली पे काम कर रही है। उसके बाद हुकूमत चंद एक ऐसी चीज़ें अचानक सामने लाएगी जो अवाम की रिलीफ के लिए होंगी, और ये सारा कुछ हुकूमत मार्च के आखिरी दिनों में करेगी। अब हुकूमत को बिलावल भुट्टो के मार्च से कोई ख़तरा नहीं, सही, वो सब कुछ तय है। हुकूमत को ख़तरा लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च से भी नहीं है, लेकिन महंगाई मार्च और इस मार्च की नफ़रत को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने अपना मुतबादल बंदोबस्त कर लिया है। और मैं आपको इसके सिलसिले में ये भी बता दूँ कि आज 6 जनवरी हो गई है, 22 जनवरी से हुकूमत जो है वो बड़े प्रोजेक्ट और जलसे जुलूस करने के ऐलान करेगी। बड़े प्रोजेक्ट के इफ्तिताह और जलसे और जुलूसों को बाकायदा रनिंग में लेकर आएंगे, वहाँ पे जलसे और जुलूस करेंगे और ये साबित करेंगे कि हमारे साथ भी अवाम का एक जमे गफ़ीर है और हम भी एक अवामी जो रेला है वो लेकर निकल सकते हैं। हुकूमत ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, लेकिन ये भी तो हुकूमत की तैयारी है ना कि अपोजिशन आपस में लड़ पड़ी है। ये किसकी तैयारी है? चले, इसका बेनिफिट किसको जा रहा है? ऐसा आप देखें, इसका बेनिफिट तो हुकूमत को जा रहा है ना। ये मार्च का अगर मार्च करना ही था, ये सारे मिलके करते, उसका रिजल्ट डाउन होना था। आज वो अकेला मार्च करने जा रहा है और वो मार्च भी उनसे पहले कर रहा है। यही बात मैंने कही थी कि मार्च से पहले मार्च होगा और ऐसी फजा कायम होगी कि लोग कहेंगे असल अपोजिशन यही है। अब मामला ये है कि असल अपोजिशन कौन है। अब ये दौर शुरू हो गई है और इस दौर में हुकूमत ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। हुकूमत के इस एक किरदार के बाद अपोजिशन आपस में तकसीम हो गई है। अपोजिशन को रिलीफ मिले या हुकूमत को रिलीफ मिले, अवाम को इससे गर्ज नहीं है। अवाम को इससे गर्ज है कि अवाम को रिलीफ कब मिलता है, किस तरीके से मिलता है, किसके तय मिलता है, अवाम उसका इंतजार कर रहे हैं। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, अपोजिशन की हिकमत अमली आप तक हम पहुंचा चुके।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इरादे अवाम तक पहुंच चुके। इस पर हुकूमती रद्द अमल क्या है, हुकूमती इकदामात क्या है और हुकूमत इस इकदाम को किस नज़र से देखती है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर उमेश कुमार साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक तरफ पीडीएम ने महंगाई मार्च का ऐलान कर रखा है, वो तो मार्च में जाके उन्होंने ऐलान किया था कि मार्च की तारीख दी थी 23 मार्च के करीब की। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह फैसला किया है कि फौरी तौर पर शफाफ इंतखाबात के लिए हम मार्च का ऐलान कर रहे हैं 27 फरवरी से, जिसमें मुतालबा यह है कि यह हुकूमत घर जाए और शफाफ इंतखाबात के बाद नई हुकूमत मार्ज़े वजूद में आए। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह इरादा उनके लिए किस हद तक नेक शगुन होगा और हुकूमत को किस हद तक मुश्किल हो सकती है? देखिए, आप पीपल्स पार्टी को अपोजिशन समझते हैं, मैं तो पीपल्स पार्टी को कभी अपोजिशन समझता ही नहीं हूँ। पीपल्स पार्टी को पता है कि जितनी देर ये हुकूमत चलती रहेगी हमारे पास सिंध हुकूमत है। हम अपने तौर पे आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, हमें चाहे आज इलेक्शन हो चाहे कल इलेक्शन हो, हमें सिंध हुकूमत से गर्ज है। हम फेडरल का कभी अभी सोच भी नहीं सकते हैं। वो टाइम था मोहतरमा वाला जो वाकया हुआ, इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से इनको ये चांस मिला। तो जब पीएमएल की हुकूमत थी क्या था, वही मुकमुका था नून के साथ। तो पीपल्स पार्टी को तो मैं अपोजिशन समझता ही नहीं। अच्छा रमेश साहब, पीपल्स पार्टी का तो नून लीग से मुकमका था, तो फिर इसका मतलब हुआ ना पीपल्स पार्टी का आपके साथ भी मुकमका है? देखिए, हमारे साथ हमारे पास ये कल्चर पीटीआई के अंदर नहीं है। पॉलिटिक्स के अंदर वैसे ये होता है, मगर आप देखेंगे थोड़ा सा सॉफ्ट कार्नर हर चीजों में होता है। फेडरल गवर्नमेंट से बिल्कुल खराब भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं कर सकती और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी फेडरल गवर्नमेंट से बिल्कुल खराब नहीं कर सकती। ये तो कोई नहीं तो जाम सादिक वाला दौर आ जाएगा, अगर पुराना आपको याद हो तो। एक लिमिट में जा सकते हैं, एक लिमिट में सियासत कर सकते हैं, मगर एक बाउंड्रीज जो है, एक रेस्पेक्ट की प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट की वो रहती है। तो इस वजह से एक दूसरे के साथ मिलाप के साथ चीजें चलती हैं। उधर से एनएफसी आता है, सब कुछ आता है। तो जैसे ऐसे नहीं हो सकता जैसे इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर किसी यूनियन काउंसिल के अंदर, किसी टाउन कमेटी के अंदर अगर अपना कोई चेयरमैन नहीं है तो उसकी बजट रोक के बैठा हुआ है, कोई पूछता ही नहीं है उसे, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सिंध में, मगर फेडरल गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती और नहीं करना चाहिए। तो एक दूसरे के साथ सही तरीके से चल रहे हो और उसका अपना एक टारगेट पूरा हो रहा है कि हमारे पास। बाकी अपोजिशन थोड़ी बहुत दिखाएंगे, मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी की। लेकिन डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीडीएम से जो पहले मार्च है, तो क्या इससे पीडीएम के मार्च को कोई नुकसान होगा? देखिए, पीडीएम अब आपके पास स्ट्रीट पावर जो है वो मौलाना हजरात के पास है। स्ट्रीट पावर नून के पास भी इतना नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास तो बिल्कुल नहीं है। तो मौलाना की है बात, मगर मौलाना साहब मेरे ख्याल में कि 23 मार्च की जो डेट है, अभी जो केपीके की जो रिजल्ट आई है थोड़ी बहुत मुतहरिक और हो जाएंगे। पहले भी ये मौलाना अता रहमान जो है वो बहुत ही ज्यादा एक प्लानर है, लोगों को इस तरीके से इकट्ठा करता है, तो जिसकी वजह से वो जरूर। मगर मैं आपको बताऊं, ये मार्चों से धरनों से हुकूमतें नहीं गिरती है। माजी में भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो धरना लगाया, जिसके ऊपर एम्पायर की उंगली की भी बात थी, मगर आपने देखा कि कुछ भी नहीं कर सके। तो ये मैं जो समझता हूँ, जो 20 साल मेरी पॉलिटिक्स है, मुझे इसके अंदर कोई मार्च है वो कोई चांस नजर नहीं आता। हाँ, इकोनॉमिकली सिचुएशन अगर कोई खराब हो जाए, जिसका अब चांस नहीं है, क्योंकि आईएमएफ के साथ अभी सारी चीजें तय हो गई है, मिनी बजट पेश हो गई है, 13 तारीख को या 14 तारीख को वो पास हो जाएगी। अब उसका इशू नहीं है। आपका डॉलर जैसे मिनी बजट पास हो जाएगी, आपका डॉलर कम होता शुरू हो जाएगा। उससे जो चीजें महंगी होनी है उसकी जो है वो डॉलर की वजह से उतना परसेंटेज वो सस्ती भी होंगी। तो जरूर महंगाई के ऊपर थोड़ा बहुत आता है, मगर आम आदमी की जिंदगी के ऊपर नहीं आता है। थोड़ा बहुत मेडिसिन के ऊपर आएगा। आज भी मैं फैसल सुल्तान से बात कर रहा था कि आप ये जो सिस्टम बनाया है कि हम पहले एक मरतबा टैक्स जो है मेडिसिन वाले चलाएं और फिर उसको वापस दिया जाए, ये थ्योरी गलत है। आप जिसको नहीं देना है, नहीं लेना है, उसको पहले ही शेड्यूल 6 में डालें। मगर ये कहना कि जो है वो इस तरीके से कि लोग पहले पे करें और फिर जो है वो रीपेमेंट के लिए बात करें,
वो सही नहीं है। तो थोड़ा बहुत कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर असर आएगा, मगर सही। मैं समझता हूँ कि पीटीआई की हुकूमत मजबूत है, क्योंकि अपोजिशन में दम नहीं है। ऑपोजिशन में दम नहीं है। ऑपोजिशन में दम किस कदर है और ऑपोजिशन की तैयारी क्या है, इसी बारे में बात लिए। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ वापस आता हूं। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, वो कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तैमूर तालपुर साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। डॉक्टर उमेश कुमार साहब ये समझते हैं कि इस वक्त ऑपोजिशन में दम नहीं है। बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ऑपोजिशन बेहतरीन तरीके से कर ही नहीं सकती, उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है इस हवाले से। तो आप क्या समझते हैं कि अगर आपके पास स्ट्रीट पावर नहीं है तो फिर 27 फरवरी से इतने बड़े लॉन्ग मार्च का ऐलान किस बुनियाद पर कर दिया? रमेश साहब हैं तो मेरे भाई, पर बातें आज बड़ी बैकी बैकी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा भाई जिस जमात से ताल्लुक रखता है उनका तो आपने हाल देख लिया क्या हुआ केपी के इलेक्शन में। और केपी के इलेक्शन से पहले हम जो इनके मुताबिक रखते नहीं है वो पावर स्ट्रीट्स पे आने का, तो मुझे जरा ये समझाएं कि 14 जो बाय इलेक्शंस हुई हैं यहाँ पर हमारे पास इनकी हुकूमत में, फेडरल गवर्नमेंट में, तो उन 14 में से ये 12 इलेक्शन क्यों हारे हैं? हमारे पास पावर नहीं था, इनके पास पावर नहीं था, इस पे सोच विचार करना पड़ेगा। और आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अवाम ने आज जो है ना रियलाइज कर लिया है जो अवाम के साथ हो रहा है, जो करप्शन की वजह से और नाअहली की वजह से इन्फ्लेशन है वो तो है, पर आज अवाम ने ये भी देख लिया कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पाक पवित्र होना था, जिसने करप्शन का कभी नाम नहीं लिया था, उसने सालों साल एक, यानी आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी नाकामी पे सोच विचार करे, वो आइंदा की हिकमत अमली ना देखे। राणा साहब, आप डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब से पहले जरा रमेश भाई से सॉरी तैमूर साहब से करना चाह रहा हूँ। तैमूर साहब, 27 तारीख को आपका मार्च शुरू होगा कराची से और इस्लामाबाद तक आएगा, तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि आपका मार्च मौलाना फजलुर रहमान के मार्च से बड़ा होगा? इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा, और जो काम मौलाना साहब ने लाठियों के साथ किया था हम लाठी के बगैर करके दिखाएंगे। कितने दिनों में पहुंचेंगे इस्लामाबाद? ये तो हमारी बैठ के मुशावरत होगी, अभी लीडरशिप की हो रही है, बाद में। हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, वर्कर हैं, हमें सिर्फ ये अहकामात मिले हैं कि हम रेडी हो, हम तैयार हो। अभी तक हमसे वो शेयर नहीं किया एट्री क्या होगी, कहाँ से निकलेंगे, कैसे जाएंगे। हमें ये अहकामात हैं कि लोग हों, दिल खोल के लोगों को साथ लेके जाएं। कितना अंदाजा आपका, कितने लोग होंगे? टारगेट क्या है? मजमा होगा, हजारों लाखों में मजमा होगा जनाब, हजारों लाखों में मजमा होगा। हजारों लाखों में फर्क होता है ना। मजमा अंदाजन कितना हो? हम कह सकते हैं 20 लाख लोग लेके जा रहे हैं, 10 लाख लोग लेके जा रहे हैं, 5 लाख लोग लेके जा रहे हैं। मैं समझता हूँ लोग जब वहां पर हम पहुंचेंगे तो लाखों का ही मजमा होगा। वो 5 लाख का होगा, वो 2 लाख का होगा, वो 10 लाख का होगा, पर बात लाखों में होगी। और जो लोग यहाँ से जाएंगे वो जा रहे हैं, पर जो वहां पर जो लोग हमें ज्वाइन करेंगे वो भी आपके सामने होंगे। सही। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, अब जब एजेंडा 2 पार्टीज का या ऑपोजिशन का एक ही हो, निशाना एक ही हो, ये ना हो कि दोनों तरफ से जब ये मजमा लेके निकले, मजमा इतना ज्यादा हो जाए कि दूसरी ऑपोजिशन जमातें भी साथ मिल जाएं। नदियां साथ मिल गई, ऑपोजिशन मिल के हुकूमत के मुखालिफ हो गई, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी, उसमें तो कोई शक नहीं है ना कि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो 3 बंदों की सियासत बहुत बड़ी है। एक है मौलाना फजल रहमान, दूसरे आसिफ जरदारी, तीसरे हैं चौधरी शुजात। ये 3 बड़े होशियार सियासतदान हैं। तो अब आसिफ साहब ने ये जरूर सोचा होगा कि इस वक्त अगर मौलाना साहब पूरा ये लेके आ जाते हैं और हम अगर पीछे रह जाते हैं वो भी सही नहीं है। इसलिए अच्छा ये है कि हम उसके मौके से पहले जो अवाम का जो एक महंगाई का जो एक प्रेशर होगा वो हम अपने साथ ले लें। इस वजह से वो निकले हैं, मगर मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा। अभी महीना पूरा 1.5 महीना पड़ा हुआ है, शौक पूरे करने दें। मगर मैं आपको इतना जरूर बता देता हूँ कि झरनों से इन चीजों से जो है ना वो हुकूमतें गिरती नहीं है। हुकूमत को कोई चीज से खतरा नहीं हो सकता है। हाँ, हुकूमत कोई फॉरेन पॉलिसी
या कोई इकोनॉमिकली चीज जो है, या ऐसी कोई बातों में जैसे हम लोग थोड़ा सा हमारे लीडर ज्यादा बोलते हैं, उसमें ऐसी कोई ब्लेंडर नहीं हो जाए। तैमूर साहब, बाकी मुझे किसी किस्म का खतरा तैमूर साहब, आप वहां पे धरना देंगे, बैठेंगे, एहतजाजी जलसा करेंगे, वापस चले जाएंगे, क्या प्लानिंग है? जी फिलहाल तो जो हुक्म है वो ये है कि वहां पे जाके बैठना है। अब वो हमको एक दिन बिठाएं, 10 दिन बिठाएं, या इस हुकूमत के खात्मे तक बिठाएं, वो देखा जाएगा। दूसरी, रमेश साहब ने जो बात की कि धरने से हुकूमत नहीं जाती, इकोनॉमिक क्राइसिस से जा सकती है। तो जितना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस इमरान खान साहब ने आज पाकिस्तान को दिया है, और जिस तरह की इन्फ्लेशन है, जिस तरह की प्राइसेस है, जिस तरह की चोर बाजारी चल रही है, फर्टिलाइजर गुम, गैस गायब, पेट्रोल की कीमतें कहाँ पहुंच गई हैं, डॉलर कहाँ पहुंच गया है, तो मेरे ख्याल से अगर इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ये हुकूमत जानी चाहिए थी तो ये अभी उसी टाइम पर जानी चाहिए। पर ये इमरान खान ही कहता था कि धरनों से हुकूमत जाती है, और इमरान खान ने वो महीनों अपने धरने दिए थे इस्लामाबाद में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो वो भी हमें याद है। तो ये सियासत उनकी तरफ जब थी तब ठीक थी, आज हमारी तरफ आ गई है तो जरा गलत हो गई है। बहरहाल मैं समझता हूं कि ये चले एक सवाल का जवाब दे दें, आपका और मौलाना साहब का मार्च इकट्ठे नहीं हो सकता? देखिए जी, हम मौलाना साहब के साथ थे, हम पीडीएम में उनके साथ थे, पर कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से हमने बेहतर समझा पीडीएम को छोड़ना। आज भी मकसद एक ही है, ऑफ कोर्स वो भी यही चाहते हैं कि कुछ भी हो, खान साहब से जान छूटे हमारी इस मुल्क की, इस अवाम की, और अवाम का भी यही प्रेशर है। तो मेरे ख्याल से अगर वो इसको ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मकसद हर किसी का एक है, हर पाकिस्तानी का आज एक ही मकसद है कि आप इमरान खान न्याजी से इस मुल्क की जान छुड़ाएं। तो उसमें अगर कोई आएगा तो मैं समझता हूं उसको वेलकम करेंगे। ऑपोजिशन अपनी अपनी चाल चलना चाहती है, लेकिन तमाम के जो अहदाफ हैं वो एक ही तरफ हैं, हुकूमत की तरफ। जब हदफ एक है तो ऑपोजिशन अगर मिल भी जाए तो हुकूमत ये समझती है कि हमें कोई खतरा नहीं है। तो फिर देखिए आगे आगे होता है क्या। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब और डॉक्टर रमेश कुमार साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक तरफ बात ये हो रही थी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा, और दूसरी तरफ बात ये हो रही थी कि उनके ज़मानती मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो मौजूदा अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली है, उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनसे ये डिमांड की जाएगी कि आप जिसके ज़मानती बने थे उसको वापस बुलाया जाए। लेकिन आप ये देखिए कि 2-4 दिनों से ये बातें भी मद्दम पड़ती जा रही हैं। इसके पीछे वजूहात क्या है? क्या कानूनी कार्रवाई के लिए वक्त दरकार है, या फिर ये बात अब पसे पर्दा जा चुकी है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या लगता है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिलाफ अभी भी हुकूमत के अज़ाइम वही हैं जो एक हफ्ता पहले थे, या अज़ाइम में कुछ तब्दीली आ चुकी? या सर, सच्ची बात पूछे ना, बिल्कुल मैं आपको क्लियर करूं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी। ना मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस केस में गिरफ्तार होना है, ना मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है इस केस में किसी मुश्किल में पड़ेंगे। ये आप बात नोट कर लें। और भाई, बहुत से मामलात ऐसे हैं कि जिसमें हुकूमत जो है उसका अपना कसूर है। आप गौर करें, जिस तारीख को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, 50 रुपये का स्टाम्प लिखा जाता है, उसके बाद उसमें बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं। हम अपनी स्क्रीन पे वो तमाम चीज़ें दिखा सकते हैं कि जनाब इन्होंने इनकी ज़िम्मेदारी थी कि ये वहाँ पे बरतानिया में हाई कमीशन को कहते हैं कि वहाँ से रिपोर्ट्स लेके हमें भेजें, वहाँ से अस्पताल की रिपोर्ट्स मंगाएं, उस डॉक्टर की रिपोर्ट्स नहीं जो उन्हें चेक कर रहा है, अस्पताल की रिपोर्ट जिस पे उन्होंने एडमिट होना है, नहीं मंगवाई गई। उसके बाद हुकूमत ने कोई एक लेटर लिखा, नहीं लिखा गया। उसके बाद हुकूमत की तरफ से कोई मज़ीद परसूख की गई, नहीं परसूख की गई। उसके बाद हुकूमत ने क्या इस मामले को, जो 4 हफ्ते के लिए मामला था यासर, क्या उसको चैलेंज किया? नहीं किया गया। जब आपने वो तमाम सहूलतें जो उसे चाहिए थीं, आपके लीगल सेल की नाकामी, ना अहली कह लें, अदम दिलचस्पी कह लें, या मिली भगत कह लें, कुछ भी कह लें, उसके बावजूद वो कुछ नहीं हुआ। तो अब आप 2 साल बाद जाके आप कह रहे हैं
कि हम जामन को पकड़ेंगे, यही बात हुई है ना। जी जी, आज इस बात को गुजरे हुए भी 4 से 5 दिन हो गए। क्या इन 4 से 5 या 6 दिनों में उस जामन के खिलाफ कोई पिटीशन दायर हुई? उस जामन के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू हुई? नहीं हुई ना। इस तरह लगता है कि उसके बाद और बहुत से मामलात आ गए हैं और हुकूमत की सारी तवज्जो इस मामले से हट गई है। अब कानून ये कहता है, पहली बात तो यह है कि 50 रुपए के स्टाम्प की वैल्यू नहीं है। आपने 50 रुपए का स्टाम्प लगा, आपने उस वक्त उसको चैलेंज नहीं किया। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें आपके जुमा थी आपने वो क्यों नहीं की? आपने वो रिपोर्ट्स क्यों नहीं मंगवाई? आपने उन चीज़ों को सामने क्यों नहीं लाए? आपके वकला उस मामले पे क्यों सोए हुए थे? आपके वकला क्यों सुख की बांसुरी बजा रहे थे? आपके वो तर्जमान या आपके वो जिम्मेदारान जिन्होंने बरतानिया से हाई कमीशन से रिपोर्ट मंगवानी थी, वो आज तक क्यों नहीं मंगवाई? या सर ये सवाल है, जब ये पिटीशन में जाएंगे तो इनसे ही पूछा जाएगा। मेरे पास तो इतला ये है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अगर ये पिटीशन में जाते भी हैं तो ये एक छोटा सा खेल होगा। मैक्सिमम बहुत ज़ोर लगाते हैं तो तौहीन अदालत का एक नोटिस है जो शहबाज शरीफ साहब को मिलेगा। उसके बाद वो उसका क्या जवाब देते हैं, क्या उसका तरीक़ेकार निकालते हैं, केस कितना लंबा जाएगा, उस केस में आगे जाके क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। ये जो शोर मचा हुआ था ना कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हो जाएगी, शहबाज शरीफ साहब इस मामले में गिरफ्तार हो जाएंगे, हुकूमत जामन को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रही है, हुकूमती अटार्नी जनरल ने वहाँ पे आके रिकॉर्ड भी मांग लिया है, वो यार सारा कुछ हो गया, उसके बाद क्या है? क्या कल के दिन में कोई चीज़ डिस्कस हुई? क्या आज के दिन में कोई चीज़ डिस्कस हुई? क्या आने वाले दिनों में ये चीज़ें डिस्कस होंगी? किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? नहीं, ये क्या फिर क्या इशारा था कि शहबाज शरीफ साहब अपनी सियासी सरगर्मियां महदूद रखें? भाई सियासी सरगर्मियां तो उस बेचारे ने पहले ही महदूद रखी हुई हैं। वो बेचारा कर क्या रहा है? वो किधर जा रहा है? कौन सी उसकी ऐसी सियासी सरगर्मी है कि जिससे हुकूमत को डर रहा है? असल मामला ये है कि हुकूमत जब देखती है कि आज हमने इनको टाइट करना है तो एक बयान जारी कर दिया जाता है जिस जामन को पकड़ा जाएगा, ताकि हुकूमत की तरफ ये बात ना है कि हुकूमत की मर्जी से वो बाहर गए हैं। आपने सवाल पूछा था ना एक कि जनाब उनसे कि ये जो आपके डॉक्टर्स थे, जो रिपोर्ट्स थी, वो तो आप ही के लोगों की थी। तो ये सारी चीज़ों को छुपाने के लिए, इन चीज़ों में पर्दा डालने के लिए एक नई कहानी गढ़ी जा रही है, और उस नई कहानी में यही है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है उनके खिलाफ हम केस करने जा रहे हैं। आज 6वां 7वां दिन हो गया है, मुझे तो केस नज़र नहीं आया, अगले 7 दिन में भी केस नज़र नहीं आना। अगर केस हो जाता है तो फिर मुझे बताएं उस केस को परसू कौन करेगा, किस बेस पे केस करेंगे? ये हुकूमत की तो ये आलम है कि माजरा से आखिरी दफ़ा आपने बात करता हूँ कि कल की एक ऑडियो आई हुई है, कल परसों से सॉरी एक ऑडियो आई हुई है, उस ऑडियो पे क्या इन्होंने कोई एक्शन लिया? यानी जिस तरह अपोजिशन के खिलाफ अब तक एक्शन लिए जा रहे हैं वैसा ही एक्शन होगा, सियासी बयानबाजी है। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अवामी खिदमत और अवामी फलाह बहबूद के लिए कोशा शख्सियत डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त मुआशरे में जो मुआशी तौर पर अफरा तफरी दिखाई देती है, हर कोई ये राय रखता है कि इस वक्त हम मुश्किल में हैं और अवाम की फलाह बहबूद के हवाले से हुकूमती जो दावे हैं वो नफ़ी में जाते हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर ऐसी बेलौस शख्सियात बेशुमार मौजूद हैं जो मुख्तलिफ अदवार में अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करती हुई दिखाई देती हैं। इसी ज़िमन में NGOs भी कायम होती हैं, फाउंडेशंस भी होती हैं और अवाम की फलाह बहबूद, उनकी देखभाल के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। उसी में से एक फाउंडेशन है अखुवत फाउंडेशन। अखुवत फाउंडेशन क्या है, उसके मकासद क्या हैं, अब तक वो कितने अपने अहदाफ हासिल कर चुकी है, उससे कितने अफराद मुस्तफीद हो चुके हैं और अवाम अखुवत फाउंडेशन के बारे में क्या राय रखती है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत मशकूर है इस हवाले से आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, इस साल आपको एशिया का सबसे बड़ा प्राइज जो है वो रेमॉन मैग्सायसाय मिला, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है।
अगर हम अखुवत फाउंडेशन की अब तक की कारकर्दगी देखें, अवाम की फलाह व बहबूद देखें, और आपने जो बिला सूद कर्ज का एक नया तरीका ईजाद किया, इसके पीछे कहानी क्या है, कितना अरसा लगा, और आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अखुवत फाउंडेशन क्या अपने तमाम मकासद हासिल कर चुकी है? जी बेहद शुक्रिया जनाब आपका, आपने मुझे याद किया और फिर इतने मेहरबान अल्फाज से तारफ़ करवाया। देखें, अभी आपने जो बात कह रहे थे इस गुफ्तगू से पहले, असल कहानी वही है कि हमें इस मुल्क से गुर्बत को कैसे ख़त्म करना है, हमें महरूमी, कसम पुरसी, इस्तेहसाल पर मबनी मुआशरे की बजाय एक खूबसूरत मुआशरा कैसे बनाना है जिसमें हर शख्स को इज़्ज़त और एहतराम से ज़िंदा रहने का मौका मिले। अब ये काम हर एक की ज़िम्मेदारी है, सियासतदानों की भी, दानश्वरों की भी, आप जैसे मीडिया के लोगों की भी, उलमाए कराम की भी, गली मोहल्ले में काम करते हुए मेरे जैसे एक छोटे समाजी कारकुन की भी। तो ये तो एक बुनियादी तसव्वुर है पूरे पाकिस्तान का कि जब तक हम में से एक शख्स भी गरीब है तो हम सब गरीब हैं। तो हमें इसी तसव्वुर के तहत ये मुल्क को मिला, अल्लाह ताला ने दिया कायद-ए-आज़म की मोहब्बत से, उनकी मेहरबानी से। अब बात यह है कि एक काम कैसे किया जाए, तो दौलत की तकसीम कैसे हो, हर बच्चा स्कूल कैसे जाए, 2 करोड़ बच्चे स्कूल से जो बाहर जिस मुल्क में रहते हों वहाँ पर किसी शख्स को कैसे नींद आ सकती है। तो इस इज्तिमाई जो ज़वाल है उसको दूर करने के लिए हुकूमत अपना काम करती है, सियासतदान अपना काम करते हैं और प्राइवेट सेक्टर अपना काम करता है, हम भी अपना काम करते हैं जो हम खुद को सिविल सोसाइटी कहते हैं। तो इस हवाले से हमने ये आप जो काम कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि ये बड़ा बेमिसाल काम है और इसकी तारीफ भी हर शख्स करता है, लेकिन हर एक सवाल है कि इंसान इस तरफ उस वक्त जाता है जब उसे महसूस होता है या उसके अपने अंदर से वो चीज़ गुजरी हो या वह खुद उस लम्हे से गुजरा हो, तो फिर वो सोचता है कि मेरी वजह से जिस लम्हे से मैं गुजरा हूँ, जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूँ, आगे कोई ना गुजरे। तो इसका ख्याल किस तरह आया? इस मुल्क में तो लोग दौलत जमा करते हैं, इकट्ठी करते हैं, बाहर भेज देते हैं, आपके पास जो है आप बांटना शुरू कर देते हैं, तो इसका ख्याल किस तरह आया? देखिए, ये ख्याल तो हर शख्स के जहन में उभरता है कि उसे कभी न कभी अपने रब के हजूर पेश होकर उन तमाम नेमतों का जवाब देना है जो उसे हासिल रही। अब असल मामला ये है कि हम इस सवाल पर कितना गौर करते हैं और किस हद तक ख़ुद को जवाबदेह समझते हैं। तो आपकी बात दुरुस्त है, हर शख्स जो है वो इस कदर दर्दमंदी का मुजाहरा नहीं करता, लेकिन बहरहाल ये दर्दमंदी किसी न किसी गोशे में दिल के छुपी रहती है। कभी कोई चोट आती है, कभी कोई किसी की दुआ मिलती है, कभी किसी वक्त खुदा की ख़ास मेहरबानी होती है कि इंसान की तवज्जो उसकी तरफ जाती है। ये मुमकिन नहीं है कि तवज्जो ना जाए। तो ऐसा ही कोई लम्हा होगा जब किसी ने हमारे लिए दुआ की, मुझे और मेरे साथियों को ये एहसास हुआ कि हमारे लिए तो बहुत कुछ है, हमें उनके लिए भी तो कुछ करना है जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये आज से 20-22 बरस पहले की बात है। वहाँ हमने ये सोचना शुरू किया कि आप देखें, आप खुद इस बात को बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि 10-20 हज़ार रुपये भी किसी के पास हो ना, तो उससे वो एक छोटी सी रेडी लगा के शाम को 1000 रुपये कमा के अपने बच्चों के खाने का बंदोबस्त कर सकता है। तो ये बुनियादी तसव्वुर था जो हमने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देखा। तो हमने उसमें इजाफा ये किया कि अपनी रवायत और दीनी इक़दार के मुताबिक हमने कहा कि हम ये रकम बगैर सूद के देंगे। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा इक़दाम है, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि कोई बारिश बुजुर्ग हो, अनपढ़ हो, दीन की तरफ ज़्यादा माइल हो, यानी दुनियावी तालीम कम हासिल की हो, दीनी तालीम ज़्यादा हासिल की हो, तो वो दरवेश बन के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना शुरू कर देता है। बेशुमार मिसालें हैं, लेकिन एक सूटेड बूटेड शख्स हो, पेंट कोट पहनता हो, टाई लगाता हो, डॉक्टर नाम के साथ लगता हो, तो वहाँ पे थोड़ी सी हैरत होती है कि किस तरह आप दुनियावी तरीक़ाकार इस झमेलों से हट के दीन और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना शुरू कर दिया। कर्ज़े हसना का एक इतना बड़ा इदारा बन गया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा इदारा समझा जाने लगा। ये इसके पीछे सोच क्या थी? देखें, वो एक खूबसूरत सा शेर मुझे याद आ रहा है कि तेरे खुशपोश फकीरों से वो मिलते तो सही, जो ये कहते हैं वफा पैर हने चाक पे है। तो कपड़े फाड़ के और सहराओं में निकल जाना और तपती हुई रेत पे चलना, यही दरवेशी या कलंदरी
नहीं है, बल्कि आप ज़रा निकल के देखें घर से तो आपको सूटेड बूटेड भाई सूफी बुजुर्ग नज़र आएंगे। तो हमने भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की कि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि फटे हुए कपड़े पहनकर ही लोगों की खिदमत की जा सकती है। तो बहरहाल अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उनसे भी इंसान को मुस्तफ़ीद होना चाहिए। हमें आला तालीम का मौका मिला, अमेरिका में पढ़े, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़े और वहाँ से यही सीखा कि ख्वाब सिर्फ अपने नहीं होते, दूसरों के भी होते हैं। और अपने ख्वाब उसी वक्त उनकी ताबीर खूबसूरत लगती है जब पूरा मुआशरा खूबसूरत होता है। आप यूरोप को देखें, अमेरिका को देखें, अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को देखें कि वेलफेयर स्टेट वो एक बना के वहाँ पर लोग रहते हैं। तो वेलफेयर स्टेट का तस्वर इस्लामी रियासत के तस्वर से ज़्यादा हम आहंग है। तो हमें इस्लाम में ख़ुद भी एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने की तलकीन की गई, उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि हमसाए का ख्याल भी रखो। तो ये तस्वर से मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करूँगा कि जो खुशपोशी है या टाई है या सूट पहनना है या और कोई काम करना है, तो ऐसे फ़कीर भी हमने देखे हैं जो इस भेस में भी जो है वो अल्लाह के बंदों की खिदमत करते हैं। बहरहाल हम तो उसमें किसी मुकाम पर नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वो बंदा खा किसी दूर दराज देहात में रहता हो या किसी शहर में रहता हो, तरक्की याफ्ता मुल्क में रहता हो या किसी कच्ची बस्ती में रहता हो, ये दर्द की दौलत जिसे मिल जाए फिर ये चीज़ बेमानी होती है कि वो किस गाड़ी पे सफ़र करता है और क्या कपड़े पहनता है। वो दर्द की दौलत जब बांटता है ना, तो फिर उस हिसार में जो भी आता है वो उससे मुस्तफ़ीद होता है, उससे फ़ायदा उठाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद साकिब साहब आपका इस हवाले से वक्त देने का। नाज़रीन, दिला स्टार से मुझे और राना अजीम से इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।